हेलो स्टूडेंट्स, आज इस यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के फोर्थ वीडियो लेक्चर में हम कंबाइंड लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ पढ़ेंगे, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी पढ़ेंगे। इससे पहले हम थर्ड वीडियो लेक्चर में सेपरेटली लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं और बीयर लॉ के बारे में। लैम्बर्ट्स लॉ क्या बताया था मैंने आपको? लैम्बर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जब किसी समांगी अवशोषण माध्यम से एक वर्णीय प्रकाश का पुंज गुजारा जाता है तो अवशोषक माध्यम की मोटाई या पाथ की लंबाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में जो कमी होती है वो कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। तो ये आपको पढ़ाया गया था लैम्बर्ट्स लॉ। और बीयर्स लॉ में जब प्रकाश गुजारा जाता है तो विकिरणों की तीव्रता में कमी विलयन की सांद्रता के भी समानुपाती होती है। तो इस वीडियो लैम्बर्ट्स बीयर लॉ, कंबाइंड लॉ पढ़ेंगे, लैम्बर्ट्स बीयर लॉ, लिमिटेशन पढ़ेंगे लैम्बर्ट्स लॉ की, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी पढ़ेंगे और इस लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो एग्जाम की दृष्टि से लैम्बर्ट्स बीयर लॉ और उसका डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है, और दूसरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, इस पर यूजुअली शॉर्ट नोट करके 2 नंबर का शॉर्ट नोट भी आ जाता है। हम पढ़ेंगे लैम्बर्ट्स बीयर लॉ। लैम्बर्ट्स बीयर लॉ क्या होता है? जब एक वर्णीय प्रकाश के पुंज को, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि एक वर्णीय प्रकाश क्या होता है, जब उसकी लाइट को हम किसी अवशोषक पदार्थ के विलयन में से गुजारते हैं तो अवशोषक विलयन में तय की गई दूरी के साथ विकिरणों की तीव्रता में कमी होगी। कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ उस विलयन की सांद्रता के भी समानुपाती होगी। इसे हम कंबाइंड बीयर लैम्बर्ट लॉ कहते हैं। यानी कि विलयन में तय की गई दूरी के साथ जो विकिरणों की तीव्रता में कमी होती है वो इंसिडेंट रेडिएशन के साथ साथ विलयन की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है। तो मैथमेटिकली हम इसे एक्सप्रेस करेंगे -di/dx इज प्रोपोर्शनल टू I × C। तो di/dx तीव्रता में आपतित विकिरणों की तीव्रता में कमी है और I जो है आपकी इंसिडेंट रेडिएशन है, C सांद्रता है। प्रोपोर्शनल का अगर हम साइन हटाते हैं तो ये आ जाएगा -di/dx = k-I × C। k' क्या है? मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, मोलर अवशोषण या मोलर अवशोषणांक गुणांक कहते हैं। ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है और C विलयन की मोलर में सांद्रता है, जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम मोल पर लीटर। तो जब x = 0 हो, अर्थात जो मोटाई है, माध्यम की मोटाई है वो 0 हो, तो I = I0 हो जाएगा। अर्थात जो इंसिडेंट रेडिएशन है हमारी I0, और जो क्योंकि कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो I और I = हो जाएगा I0। और जब x = x हो, अर्थात जब पाथ की कोई लंबाई हो या थिकनेस हो तो I = हो जाएगा IT। I किसके बराबर हो जाएगा? IT के बराबर। यानी कि जो निकलने वाला प्रकाश है, पारंगित प्रकाश, वो हो जाएगा I, तो वो I की जगह क्या कहलाएगा? उसको हम कहेंगे IT। अब समीकरण 10 का x = 0 और x की सीमा में हम समाकलन करेंगे। तो इंटीग्रेशन I0 to IT di/I = इंटीग्रेशन x = 0 to x = x k-C dx और इंटीग्रेशन IT/I0 = -k-CX, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग के अंदर 2.303 log IT/I0 = -k-C × x, या L भी लिख देते हैं। x मैंने बताया था कि हम जो माध्यम की मोटाई है उसको x से रिप्रेजेंट करते हैं,
या माध्यम की मोटाई को हम पाथ की लंबाई भी कह सकते हैं और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। तो x लिखें हम या l लिखें, एक ही बात है। log IT अपॉन I0 इक्वल टू हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन सी एक्स। तो यहाँ एप्सिलॉन इक्वल टू हो गया k डैश अपॉन 2.30। एप्सिलॉन को हम कहते हैं मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, जो कि इंसिडेंट रेडिएशन की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है और एब्जॉर्बिंग मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। और C जैसे मैंने बताया सांता है विलियन की, जिसे हम ग्राम प्रति मोल लीटर में व्यक्त करते हैं। तो ये है कंबाइंड बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ और उसका डेरिवेशन। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम शॉर्ट में एक और तरीके से भी लिखते हैं, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। फॉर ए गिवन मटेरियल सैंपल पाथ लेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट, that is A is equal to epsilon L into C, where A is the amount of light absorbed for a particular wavelength by the sample. A क्या है कि जो सैंपल ने एब्जॉर्ब करी है लाइट, जिस लाइट, क्योंकि सैंपल कुछ लाइट एब्जॉर्ब करेगा, और एप्सिलॉन जो है मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है, L जो है डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट थ्रू द सॉल्यूशन, कि लाइट ने कितनी दूरी तय की है, अर्थात सैंपल क्यूबिट की मोटाई कितनी है। तो कितनी मोटाई होगी उसी हिसाब से वो प्रकाश जो है उस दूरी में पास होगा। और C विलियन की सांता है। तो केस एक क्या हो जाता है, अगर सैंपल सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट है, अर्थात उसमें कोई भी सॉल्यूट नहीं है, जैसे कि अगर हम पानी लें या कोई विलायक लें, तो वहाँ पर क्योंकि सॉल्यूट नहीं है, कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो एब्जॉर्बेंस जीरो हो जाएगी। यानी कि जो प्रकाश उस पर डाला जाएगा I0 और जो बाहर निकलेगा I, वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। क्योंकि अवशोषित नहीं होगा, तो जो प्रकाश हमने प्रारंभ में विलियन में पास किया था वही बाहर निकलेगा। तो I0 इक्वल टू हो जाएगा IT, और पारंगमित प्रकाश क्या हो जाएगा, 100%। ट्रांसमिटेड लाइट हो जाएगी 100%। और अगर सैंपल सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट नहीं है, अर्थात उसमें कोई सॉल्यूट घुला हुआ है, तो उस स्थिति में एब्जॉर्बेंस, कुछ ना कुछ एब्जॉर्बेंस होगी, और इंसिडेंट रेडिएशन जो है और जो बाहर निकलेगी पारगमित लाइट, वो कुछ कम होगी, क्योंकि कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो निश्चित रूप से बाहर निकलने वाली लाइट की तीव्रता कम होगी। इसलिए I0 हमेशा I से ग्रेटर होगा। और जो पारंगमित प्रकाश है वो भी 100% नहीं होगा, क्योंकि कुछ प्रकाश अवशोषित हुआ, तो अवशोषित के बाद जो प्रकाश बचेगा वो आपका IT यानी कि पारंगमित प्रकाश होगा, ट्रांसमिटेड लाइट होगी। तो इसलिए T 100% नहीं होगा। तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो T कम होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा तो T ज़्यादा होगा। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है I0 अपॉन I, यानी कि ओरिजिनल अमाउंट ऑफ लाइट अपॉन ट्रांसमिटेड लाइट। और जबकि पारगम्यता होती है T जो है आपकी I अपॉन I0। तो A इक्वल टू हम लिख सकते हैं log 10 1 अपॉन T, या A इक्वल टू log 10 I0 अपॉन I। और A इक्वल टू माइनस log 10 T, क्योंकि T इक्वल टू बताया मैंने I अपॉन I0। तो परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस होती है I अपॉन I0 इंटू 100%। ये नीचे आप ग्राफ देख रहे हैं कि हम वैसे पहले बताया था आपको कि यूवी विजिबल का जो ग्राफ है हम सांता और एब्जॉर्बेंस में खींचते हैं। तो यहाँ हम सांता और एब्जॉर्बेंस में ग्राफ खींचेंगे। तो आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि जैसे जैसे सांता बढ़ रही है, जो विलियन अवशोषक माध्यम का विलियन आपने लिया है, उसकी सांता जैसे जैसे बढ़ेगी, उसके एब्जॉर्ब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एब्जॉर्ब करने की क्षमता उतनी बढ़ती जाएगी। तो सांता के साथ साथ एब्जॉर्बेंस बढ़ती जाएगी, और इसलिए आप एक लीनियर ग्राफ देख रहे हैं। ब्राइटली कलर मॉलिक्यूल होंगे वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे,
वीकली होंगे वो कम एब्जॉर्ब करेंगे, पर आप एक लीनियरिटी इसके अंदर देख रहे हैं। और अगर एब्जॉर्बेंस ज़्यादा है तो ट्रांसमिटेंस कम होगी। तो इसलिए थर्ड ग्राफ आप देखें जो कि सांता और ट्रांसमिटेंस के बीच में खिंचा हुआ है। तो जब हमारी सांता ज़्यादा, एब्जॉर्बेंस ज़्यादा है, यानी कि सांता बढ़ रही है, आप एक्स एक्सिस पर देखिए, हमारी सांता बढ़ रही है एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर है ट्रांसमिटेंस। तो सांता बढ़ रही है, और सेकंड ग्राफ में देखिए बी ग्राफ के अंदर जहाँ एब्जॉर्बेंस है वाई एक्सिस के ऊपर, तो सांता बढ़ने के साथ साथ एब्जॉर्बेंस तो आपकी बढ़ रही है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, जबकि ट्रांसमिटेंस कम हो रही है। तो एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज़्यादा सॉल्यूट एब्जॉर्ब करेगा, जितने प्रकाश को एब्जॉर्ब करेगा, निश्चित रूप से जो बाहर प्रकाश निकलेगा, ट्रांसमिटेड प्रकाश निकलेगा, उसकी मात्रा कम होगी। पर चूंकि तो इसलिए हम एब्जॉर्बेंस से कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो यूजुअली हम जो ग्राफ की इसलिए काम में लेते हैं, जो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल रहता है, वो एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन, क्योंकि इसके द्वारा हम किसी अज्ञात विलयन की सांता निकाल पाते हैं अगर हमें उसकी एब्जॉर्बेंस पता है तो। अब है लैम्बर्ट बियर नियम की सीमाएं, यानी कि लिमिटेशन। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको बात बताई थी कि प्रकाश गुजारा जाता है अवशोषक माध्यम से, वो एक वर्णीय होना चाहिए, अर्थात विकिरण की तरंग दैर्घ्य एक प्रकार की होनी चाहिए। प्रयुक्त विलयन तनु होना चाहिए, ज़्यादा सांद्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सांद्र होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगा और ट्रांसमिटेड लाइट उतनी ही कम हो जाएगी। प्रयोग के दौरान ताप स्थिर रहना चाहिए। विलय पदार्थ का विलयन में स्कंदन नहीं होना चाहिए, कोगुलेशन नहीं होना चाहिए। जो विलय पदार्थ है जिसका आप विलयन बना रहे हैं जिस भी विलायक के अंदर, तो उसमें उसका कोगुलेशन नहीं होना चाहिए, वरना प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। विलय पदार्थ का विलयन में किसी भी प्रकार का आयनाइजेशन या एसोसिएशन, कोई भी प्रकार की विलय पदार्थ की विलायक के साथ क्रिया नहीं होनी चाहिए, और विलायक के द्वारा कोई अवशोषण लाइट का भी नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ सीमाएं हैं। और नीचे जो मैंने दो ग्राफ दिखाए हैं आपको सांता और एब्जॉर्बेंस के अंदर, तो ये जैसे मैंने आपको बताया अभी इससे प्रीवियस वाली स्लाइड में कि अज्ञात विलयन की सांता हम अगर एब्जॉर्बेंस मालूम है तो निकाल लेते हैं, लेकिन इसकी जो सीमा है जो आपको एक बताई कि विलयन अत्यधिक तनु होना चाहिए, एक सांता तक तो एब्जॉर्बेंस बढ़ती है। आप ग्राफ में देख रहे हैं सर्किल लगाए हुए हैं कि सांता बढ़ रही है, एब्जॉर्बेंस भी बढ़ रही है, लेकिन एक रेंज के बाद अगर हम सांता बढ़ाते हैं तो ग्राफ में लीनियरिटी नहीं रहती। या तो ग्राफ जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट वाले के अंदर ए रेड लाइन से दिखाया हुआ है, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन हो जाता है, या सी ब्लू लाइन से जो दिखाया हुआ है नेगेटिव डेविएशन हो जाता है। या तो एब्जॉर्बेंस कम हो जाती है तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव डेविएशन, और अगर एब्जॉर्बेंस बढ़ जाती है तो वो कहलाएगा पॉजिटिव डेविएशन। तो इस प्रकार से एक रेंज के बाद सांता बढ़ाने पर ग्राफ में लीनियरिटी नहीं रहती और ग्राफ कैसा हो जाता है, डेविएट हो जाता है, तो डेविएशन हो जाता है। इसलिए इसकी एक लिमिटेशन है कि विलयन तनु होना चाहिए। एक रेंज के बाद सांता बढ़ाने पर ग्राफ की लीनियरिटी खत्म हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, यानी कि मोलर अवशोषणांक गुणांक, जिसे एप्सिलॉन कहते हैं। अगर C का मान सांता हमारी 1 ग्राम पर मोल हो और पाथ की लंबाई या x की जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर हो, तो log IT अपॉन I0 इक्वल टू हो जाता है माइनस एप्सिलॉन, और log IT अपॉन I0 को हम अवशोषणांक भी कहते हैं, यानी कि A। IT अपॉन I0 क्या हो जाता है, A। अतः मोलर विलोपन गुणांक या मोलर अवशोषणता क्या हो गई, 1 ग्राम मोल सांता वाले विलयन की 1 सेंटीमीटर मोटी परत द्वारा उत्पन्न अवशोषणांक के बराबर होती है। स्थिर ताप पर प्रकाश की निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए किसी यौगिक की ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, और इसको हम निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है एप्सिलॉन इक्वल टू एब्जॉर्प्टिविटी,
जो भी हमारा विलियन है, अवशोषक विलियन, उसकी एब्जॉर्प्टिविटी कितनी है, इनटू उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके अणुभार से, इनटू 100 डिवाइड बाय 100 मिली विलायक में पदार्थ का मिलीग्राम में भार, कि 100 ग्राम विलायक में आपने कितना मिलीग्राम घोला है, इनटू प्रकाश पुंज द्वारा तय की गई दूरी। तो इस प्रकार से हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये किस पर डिपेंड करती है, जैसे मैंने बताया, ये वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, यानी कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करती है। जिसका मान ज़्यादा होता है तो उतना ही ज़्यादा अवशोषणांक होता है। तो इसके साथ हम एब्जॉर्प्शन लॉ खत्म हो जाता है, बीयर-लैम्बर्ट लॉ। और इस वीडियो का लास्ट पार्ट है इसका एप्लीकेशन। बीयर-लैम्बर्ट लॉ से आपने पढ़ा एब्जॉर्बेंस इक्वल टू एप्सिलॉन सी इनटू एल। तो अगर हमें किसी अननोन सॉल्यूशन की एब्जॉर्बेंस पता है तो हम उसकी सांद्रता निकाल सकते हैं। तो बीयर-लैम्बर्ट लॉ से एब्जॉर्बेंस नॉन सॉल्यूशन की किसके प्रोपोर्शनल हो गई, सांद्रता के, और AU अननोन विलियन की एब्जॉर्बेंस इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अननोन। तो इससे हमारा ये डेरिवेशन आ जाएगा, C कंसंट्रेशन ऑफ अननोन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ नोन इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस ऑफ अननोन अपॉन एब्जॉर्बेंस ऑफ नोन। तो हमें अननोन सॉल्यूशन की सांद्रता निकालनी है, तो इक्वल टू हो जाएगा C के नॉन सॉल्यूशन की सांद्रता इनटू अननोन सॉल्यूशन की एब्जॉर्बेंस अपॉन नॉन सॉल्यूशन की एब्जॉर्बेंस। तो इस प्रकार से हम किसी अननोन सॉल्यूशन की सांद्रता निकाल पाते हैं। ये इस लॉ की बहुत एप्लीकेशन है, बड़ी एप्लीकेशन है, क्योंकि लीनियरिटी रहती है ग्राफ में सांद्रता और एब्जॉर्बेंस के बीच में। अब जो एब्जॉर्बेंस है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, यानी कि जो विलायक है उसमें जो विलय सॉल्यूट है वो कितनी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ये मुख्यतः दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो पाथ की लंबाई, सेल जो लिया है आपने उसकी लंबाई कितनी है। द मोर सोल्यूशन लाइट हैज टू ट्रेवल थ्रू, मोर लाइट दैट विल बी अब्सॉर्ब। कितनी उसको लंबाई तय करनी पड़ेगी, कितनी दूरी उसको तय करनी पड़ेगी लाइट को, जितनी दूरी उसकी बढ़ेगी उतनी लाइट एब्जॉर्ब होगी। तो इसलिए पाथ की लेंथ पर डिपेंड करती है। दूसरी सांद्रता पर, जितना ज़्यादा सॉल्यूशन कंसंट्रेट होगा उतनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी। ये मैंने आपको बताया था, आप देखते हैं ग्राफ से कि सांद्रता और एब्जॉर्बेंस में लीनियरिटी है, कंसंट्रेशन जितनी बढ़ेगी एब्जॉर्बेंस भी उतनी ही बढ़ती जाती है। तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं, और इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू।